नमस्कार। पिछले कुछ दिनों एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में कुछ बदलावों पर बहस चली है। पाठ्यक्रम में मुगलिया इतिहास की काट-छांट पर सवाल उठे, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि सीबीएसई ने इतिहास और राजनीति शास्त्र की नहीं, विज्ञान की किताबों में भी काट-छांट की है। और वो काट-छांट कैसी है? 10वीं की किताब से सीधे डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत हटा दिया गया। दरअसल ये काम कोरोना काल में हुआ। बताया गया कि घर बैठे छात्रों पर सिलेबस का बोझ कम करने के लिए ये फैसला लिया गया। लेकिन जब कोरोना काल खत्म हो चुका है, तब भी डार्विन की खोज में वापसी नहीं हो पाई है। अब 1800 वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ एक खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के समय जो अस्थायी बदलाव थे, उन्हें स्थायी कर दिया गया है। 10वीं क्लास से डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हटाए जाना चिंताजनक है। विकासवाद सिर्फ जीव विज्ञान नहीं, अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी जरूरी है। इसका जीवन के बहुत सारे पक्षों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम मांग करते हैं कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को फिर से कोर्स में शामिल किया जाए। लेकिन डार्विन और उसके विकासवाद का सिद्धांत क्यों जरूरी है? इसकी पढ़ाई किसे डराती है? क्यों इसे पढ़ाए जाने की मांग की जा रही है? दरअसल चार्ल्स डार्विन 19वीं सदी के उन विद्वानों में हैं जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बताया कि इंसान या दूसरे जीव जंतु किसी ईश्वर द्वारा पैदा नहीं किए गए, वे एक दूसरे के से विकसित हुए हैं। सरल संरचनाएं जटिल संरचनाओं में बदलती गईं और इस विकासवाद में बंदर इंसान के पुरखे हैं। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, यानी कुछ जीव जंतु, पक्षी, पौधे बचे रह गए, कुछ खत्म हो गए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वोत्तम की उत्तरजीविका का सिद्धांत यही था। जो प्रकृति के हिसाब से बदल गया वो बचा रह गया। डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में आई थी और किताब आते ही हंगामा हो गया था, क्योंकि ये सारी धार्मिक मान्यताओं को अंगूठा दिखाती थी। इंसान की पैदाइश को लेकर जितनी व्याख्याएं थी, बस इसके बाद बेमानी लगने लगी थी। लेकिन जीव विज्ञान के लिए डार्विन ने नए दरवाजे खोले। इसके बाद के सारे शोध डार्विन के सिद्धांत के बिना अधूरे हैं। यही वजह है कि डार्विन को पढ़ाया जाना जरूरी है। वे धार्मिकता के नाम पर फैलाए जाने वाले ज्ञान का खंडन करते हैं और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। कई मजहबी देशों में डार्विन अब भी पाठ्य पुस्तकों से दूर रखे जाते हैं, लेकिन क्या हम भी यही करें? क्या डार्विन की वापसी जरूरी नहीं है? सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल यही है। एनसीईआरटी की 10वीं की किताब से हटाया गया डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का पाठ, क्या डार्विन के सिद्धांत पढ़ाए बिना विज्ञान की पढ़ाई पूरी मानी जा सकती है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं या कह नहीं सकते। आपकी राय दिखाएंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए 2 खास मेहमान हैं। गौहर रजा, वैज्ञानिक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता, और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जगमोहन सिंह राजपूत। आप दोनों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। राजपूत साहब, पहले आपसे समझना चाहूंगी कि कोरोना काल में पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा था, उसकी कमी करने के लिए हटाए गए काफ़ी चीज़ें, लेकिन अब अगर हम डार्विन सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इसको हटाए जाना, क्या कारण आप देख रहे हैं इसके पीछे? मुझे इस विवाद का आधार समझ में नहीं आ रहा। कुछ चीजें हटाई गई हैं, लेकिन डार्विन को कोई हटा नहीं सकता। डार्विन कहीं न कहीं उपस्थित है। मैंने एनसीईआरटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कक्षा 7 की किताब में इवोल्यूशन पर एक चैप्टर है, कक्षा 12 में डार्विन पर बहुत अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक उसकी बात कही गई है। और दूसरी बात यह है कि अगर कक्षा 10 में इस वर्ष नहीं है, तो हमारे जो 1800 लोग चिंतित हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आपने एनसीईआरटी ने जब नया करिकुलम बनाने की बात कही थी, तो आपने कितने सुझाव दिए थे? क्या आपने एनसीईआरटी को कभी चिट्ठी लिखी, उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की? हो सकता है आप ये सुझाव पहले दे सकते थे कि इसमें उन चीजों को वापस लाइए। आपका जो सारा ये हो रहा है, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पूरी तरह राजनीतिक। मैंने भी बहुत से चीजें हटाई थी,
और उस समय भी विरोध हुआ था। 1999 टू 2004 मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, बहुत कुछ हुआ, उसको मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि डार्विन को एनसीईआरटी हटा नहीं सकती। कहीं न कहीं डार्विन आएंगे, उनका सिद्धांत भी आएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर लोगों को लगता है कि कक्षा 10 के पहले आना चाहिए तो उन्हें विकल्प सुझाना चाहिए एनसीईआरटी को कि फला चीज कम कर दीजिए, इसको ले सर, आइए। क्या ऐसा है हो कि सकता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हेरिडिटी को रखा गया, एवोल्यूशन को नहीं रखा गया, और शायद इसलिए ही ये तमाम सवाल और चिंताएं बढ़ गई हैं? मैंने जो हटाया गया है वो पोर्शन नहीं देखे हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं प्रोसेस से गुजरा हूं और मैं भी जानता हूं कि एनसीईआरटी कैसे ये काम करती है, विरोध क्यों होता है उसके कारण भी मैं जानता हूं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप जो भी लोग सुन रहे हैं, कि 2004 मई में जब सरकार बदली थी तो जून में कह दिया गया कि सारी पुस्तकें जो अभी तक है सब जंग, अगले साल से पुरानी पुस्तकें लाई जाएंगी जो 35 साल पहले लिखी गई, और वो लाई गई। उसके बाद जो सारा पाठ्यक्रम एक वर्ष के अंदर बन गया, किताबें भी बन गई, दैट वाज द रियल वेंडेटा। अगर कोई उदाहरण आपको भारत के शिक्षा के इतिहास में ढूंढना है तो वो आपको उस समय मिलेगी। उस समय एनसीईआरटी के डायरेक्टर यूनेस्को ने एक पुरस्कार दिया था, और अंतिम समय जब उनके पास टिकट्स, उनका रोक दिया गया। वो जब हाई कोर्ट ने भारत सरकार पे फाइन किया तो 2009 में मिला। ये वेंडेटा होता है, और ये हमको इस बात को इसलिए जानना चाहिए कि शिक्षा में राजनीति और विचारधारा को थोपने का प्रयास 1970 के बाद शुरू हुआ, और उसी प्रयास के अंदर उन किताबों से जो मैंने हटाया था उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। ठीक है सर, अब मैं धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाती हूँ। जो हाँ, आपने बात रखी है, आपका ये कहना है कि इस पे राजनीति हो रही है। गौहर रजा साहब, आपका क्या आंकलन है? क्योंकि अगर इस राजनीति हो रही है तो 1800 जो लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, आईआईटी से हैं, आईआईएम से हैं, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी से हैं। क्या उनको पूरी जानकारी नहीं है? और जिस तरह से राजपूत सर कह रहे हैं कि जब ये चेंज की बात थी तो क्या सुझाव दिए थे, आपका आंकलन? निधि, सबसे पहले तो मैं ये आंकड़ा करेक्ट कर दूं। आज तक जो साइन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और जिन लोगों ने साइन किया है उनकी तादाद इस वक्त शाम तक 3875 से ऊपर चली गई थी। तो पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर साइंटिस्ट में, बाकी पढ़े लिखे लोगों के बीच में बहुत आक्रोश है इस सवाल को लेकर के कि साइंस को जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है देश में। और उसके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जिनमें मैं नहीं जा रहा। आज हम सिर्फ एनसीईआरटी की किताब तक ही बात को रखेंगे। जो एनसीईआरटी ने कहा है लगातार इसके बारे में, और जो उनकी वेबसाइट के ऊपर चेंजेस की वजह बताई गई है, उसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग वजह हैं। 5 वजहों में से आखिर की एक तो यह है कि विदाउट टीचर्स हेल्प, यानी टीचर्स की मदद के बिना बच्चे पढ़ सके, हमने इसलिए घटाया है और हमने उन चीजों को निकाला है जो बिना टीचर के कर सके। तो कल को हो सकता है कि कहें कि बिना स्कूल के भी पढ़ सके बच्चे, इसलिए हम निकाल रहे हैं। ये भी हो सकता है। इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आखिरी कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि भाई कॉन्टेक्स्ट से बाहर जो इरेलेवेंट चीजें हैं, यानी जो आज बेकार हो गई हैं, हम उन्हें हटा रहे हैं। तो डार्विन का सिद्धांत अगर आज बेकार हो गया है तो 10वीं क्लास की किताब से वो हटाया जा रहा है। ये भी एक दावे में आ जाता है। बहरहाल मुझे और चीजों के बारे में ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि गिरिराज कुमार को भी हटाया गया है, ऋतुराज को भी हटाया गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को भी हटाया गया है, और यहां तक के ब्रज नारायण चकबस्त को भी हटाया गया है। तो ये एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। और जो बात कह रहे हैं राजपूत साहब कि पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, वो उसमें पॉलिटिक्स मुझे साफ दिखाई दे रही है। नहीं होनी चाहिए, खास तौर से साइंस के साथ पॉलिटिक्स और उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो किया जा रहा है। मैं ये भी समझता हूं कि जो स्कूल और शिक्षा होती है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होती है समाज के अंदर, और कोई भी नई सरकार आती है तो एक खास तरह की पॉलिटिक्स करती है और उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। राजपूत साहब ने भी वही कहा था। तो ये सबक देने से कोई फायदा नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं हो रही, या पहले नहीं हुई या बाद में हुई, या एक उदाहरण है उसका 2 उदाहरण है, तो ये तो है बेकार की बात। मैं समझता हूं कि हर
करिकुलम, दुनिया भर में जितने भी करिकुलम बनते हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। हम आते हैं अब डार्विन की थ्योरी के ऊपर। अभी राजपूत साहब ने कहा कि साइंटिस्ट ने पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो अगर आप याद करें तो एक मिनिस्टर हुआ करते थे हायर एजुकेशन के, सत्यपाल सिंह साहब, जो ये भी दावा करते थे कि उन्होंने एमएससी किया है, कुछ केमिस्ट्री में किया है, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि डार्विन के सिद्धांत के मैं खिलाफ हूं और डार्विन के सिद्धांत को पढ़ाई में से हटा देना चाहिए। और उस वक्त तीनों एकेडमी ने, तीनों साइंस की एकेडमीज ने बहुत जोर देकर के इस बात को कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती होगी और इसको बर्दाश्त साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं करेगी। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि साइंटिफिक कम्युनिटी, तीनों साइंस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं साइंस के क्षेत्र में, उन तीनों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि ये बात अगर मान ली गई तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो कल तक चला रहे थे, मेरे ख्याल में ये भारती वो भारती के नाम से स्कूल चला रहे थे, अब उनके हाथ में करिकुलम लग गया है और वो वैसे ही करिकुलम को इम्पोज करना चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। इसमें एक बात मुझे और बस कहनी है और उसके बाद आप डिबेट को आगे बढ़ा सकती हैं, वो ये कि दुनिया के कई मुल्क हैं जहां नहीं पढ़ाया जाता। उन मुल्क में सबसे आगे है सऊदी अरब, अल्जीरिया है, मोरक्को है, टर्की है, कतर है, ओमान है, इजिप्ट है, और इनके साथ साथ इजराइल भी है, जहां ये कोशिश की जाती है, कुछ जगहों के ऊपर पूरा बैन है और खास तौर से इजराइल में ये बात कही गई है और टर्की में भी अभी रिसेंटली ये बात कही गई है मिनिस्ट्री की तरफ से कि अगर डार्विन को ना पढ़ाया जाए तो बेहतर है। तो क्या ये देश जो हैं हमारे लिए आइडियल होंगे? हम इनके पीछे चलेंगे? यही बात राजपूत साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जरूर। जी राजपूत जी, अगर ये गौहर रजा साहब ने समझा है कि मैंने कहा कि डार्विन की थ्योरी बेकार हो गई है तो सही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं। जब सत्यपाल सिंह ने अपनी बात कही थी उस समय मैंने स्पष्ट कहा था कि डार्विन की थ्योरी से सहमत या असहमत की बात नहीं है। डार्विन की थ्योरी तो पढ़ाई जानी चाहिए। आप और कुछ बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, लेकिन उस समय भी मैंने उसको डिफेंड किया था, आज भी कर रहा हूं। और मैंने ये कहा था कि एनसीईआरटी डार्विन को हटा नहीं सकती और ना हटाएगी। मेरा ये भी विश्वास है कि वहां पर ऐसे लोग हैं जो हर हालत में उसको कहीं कहीं रखेंगे। अभी तो उन्होंने केवल आगे पीछे किया है। तो मेरा ये सुझाव है कि जो लोग अब 3000 हो गए हैं वो एक बताएं कि डार्विन को किस जगह आना चाहिए। कक्षा 4000, मान लीजिए 6000 हो गए, 10,000 हो गए हैं, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कभी कभी क्यों जागते हैं? सवाल है कि इनको 2004 में भी जागना चाहिए था जब यही हो रहा था। इनको 1970 में भी जागना चाहिए था जब इतिहास पर लोगों ने कब्जा करके ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो जनता के सामने। हम इतिहास के बारे में आज बात ना करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी जब एनसीईआरटी में परिवर्तन की बात होगी तो पूर्णता से होगी, केवल एक ही टॉपिक पे नहीं होगी वो बात। चलिए और खोल लेते हैं डिबेट को। नहीं, ये आप दोनों जुड़े बिल्कुल। बहुत मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगा। मैंने ये कहा ये लोग पत्र लिखने के बजाय एनसीईआरटी को लिखें कि हम चाहते हैं कि डार्विन की थ्योरी को, हमने पूरा आपका पाठ्यक्रम देखा है, आपको इस कक्षा में लानी चाहिए और करिकुलम का लोड ना बढ़े जिससे फला चीज हटा, वो ज्यादा सहायता देगा। और निश्चित रूप से एज एन एकेडमिक बॉडी एनसीईआरटी को आवाज सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों जुड़े, आप दोनों विद्वान हैं, आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि जो छात्र हैं हमारे, जो उनकी वैज्ञानिक सोच है वो बनी रहे, वो किसी तरह से उनको जानकारी मिलने में कमी ना आए। बहरहाल चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि आम जनता जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रही है उनकी क्या राय है।
तो सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल था, एनसीईआरटी की 10वीं की किताब से हटाया गया डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का पाठ। क्या डार्विन का सिद्धांत पढ़ाए बिना विज्ञान की पढ़ाई पूरी मानी जा सकती है? हमारे पास जो राय आई है उनके मुताबिक 81% लोगों का जवाब है नहीं, यानी डार्विन के बिना विज्ञान की पढ़ाई पूरी नहीं है। जबकि 16% की राय है हाँ, और 3% लोगों की राय कोई नहीं है। तो इसी के साथ फिलहाल सच का मीटर में इतना ही, और खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया में जारी रहेगा।